स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के फिजिक्स विषय के संपूर्ण अध्ययन के लिए हमारे चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में अध्ययन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन दो स्थितियों में किया जाता है। एक स्थिति अनुदैर्ध्य स्थिति में तथा दूसरा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है। तो आज हम इस विषय में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण अक्षीय स्थिति में कैसे किया जाता है, इसके पहले हम ये देख लेते हैं अक्षीय स्थिति कहते किसे हैं। जब कोई वैद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना हो, ए बी से मान लीजिए मिलकर बना है और इसके ए पर -q और बी पर +q कूलाम आवेश स्थित हो, तो इस ए से बी को मिलाने वाली रेखा इस वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है और इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। अब इस अक्ष के अनुदिश सीधी रेखा में कोई भी बिंदु यदि लिया जाए तो वह बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। और यदि ए बी के अभिलंबवत कोई रेखा खींचें और इस रेखा पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जाए तो उस बिंदु को हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का नियम या इसका निगमन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र कैसे बनता है। मान लिया गया कि दो बिंदु ए तथा बी हैं। ए पर -q आवेश तथा बी पर +q आवेश स्थित है। इनके बीच की दूरी 2l है। तथा इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, अतः O से B के बीच की दूरी L तथा O से A के बीच की दूरी L होगी। माना जाए कि बिंदु O से R दूरी पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जो इस AB के अक्ष पर स्थित है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। अब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अध्ययन के लिए यह ज्ञात करें कि बिंदु A से P के बीच की दूरी क्या है। तो बिंदु A से P के बीच की दूरी का ज्ञात करने के लिए O से P के बीच की दूरी को क्या माना गया, R माना गया। A से P के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है और O से A के बीच की दूरी क्या मानी गई, L मानी गई। यदि इस दूरी में से इस दूरी को घटा दें तो हमें यह दूरी ज्ञात होगी, अर्थात R-L आपका A से P के बीच की दूरी हो जाएगी। तो AP के बीच की दूरी या AP बराबर कितना हो गया, R-L हो गया। इसी तरह से बिंदु B से P के बीच की दूरी ज्ञात करें तो O से P के बीच की दूरी प्लस B से O के बीच की दूरी अर्थात R+L बराबर हो जाएगा BP बराबर आपका R+L दूरी होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव बना लिया गया, इसके अक्ष पर एक बिंदु P स्थित किया गया और इस बिंदु P की दोनों सिरों से दूरियां क्या होंगी इसका निर्धारण कर लिया गया। इसी के साथ साथ हम यह भी देख लेते हैं कि +q तथा -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्या दिशा होगी। अब बिंदु A पर +q आवेश है और बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश q0 स्थित है। चूँकि परीक्षण आवेश धनावेश होता है, अतः +q और q0 के मध्य एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जिसके कारण से यह q0 दूर की ओर जाएगा। अतः बल की दिशा +q के कारण बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश दूर की ओर होगी।
इसी कारण से प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई ए बाहर की ओर होगी। ठीक इसी तरह से माइनस क्यू बिंदु P पर स्थित है तथा P पर प्लस Q0 स्थित है। ये दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः इनमें आकर्षण बल कार्य करेगा। इस कारण से Q0 माइनस Q की ओर आकर्षित होगा, जिसके कारण से लगने वाला बल B की ओर होगा। अतः इस माइनस Q के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु P पर ई ए बी किधर होगी? P से B की ओर होगी। इस तरह से हमने अभी तक देखा वैद्युत द्विध्रुव के किन किन बिंदुओं पर आवेश स्थित हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, और इसके अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P की ए से दूरी क्या है, बिंदु B से P की दूरी क्या है, तथा बिंदु P पर A और B के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाओं का भी निर्धारण किया गया। अब चलें इसको लिखने का आइडिया भी देखते हैं, कैसे यह लिखा जाएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों प्लस Q तथा माइनस Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष या अनुदैर्ध्य स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद यह चित्र बनाएंगे। चित्र के बाद अब इसका निगमन किया जाएगा। चित्र से स्पष्ट है कि प्लस Q की बिंदु P से दूरी R-L अभी भी समझाया गया, तथा आवेश माइनस Q की बिंदु P से दूरी R+L है। अतः अब हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूँकि इस बिंदु P पर प्लस Q और माइनस Q दोनों आवेशों के कारण यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, अतः इनके परिणामी ही बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। अब E के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा? हम जानते हैं E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे क्या होगा? 20 की दूरी का वर्ग। अब इसको देखें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q ले लें या Q ले लें, Q बटे क्या होगा इनके बीच की दूरी? R-L, तो Q बटे R-L का स्क्वायर। अतः प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R-L का स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी? बिंदु A से P की ओर होगी। अब दूसरे सिरे के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करें तो हम कह सकते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कितने लोग बताएंगे? माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो लिखा ही जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा ही। अब Q बटे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी? यहाँ पर A से P के बीच की दूरी R-L है, B से P की बीच की दूरी R+L हो जाएगी। अतः अगर हम कहें बिंदु B के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप कहेंगे ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R+L का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी? बिंदु P से B की ओर होगी, अर्थात EB की दिशा बिंदु P से B की ओर होगी। क्यों होगी? क्योंकि आकर्षण बल है, इसी के कारण यह आवेश माइनस Q की ओर आकर्षित होगा। अब हम इसके विषय में यहाँ पर EB का मान रख दें।
तो EB बराबर क्या हो गया, EB बराबर 1/4πε0 Q बटे R प्लस L का स्क्वायर। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। अध्यारोपण के सिद्धांत, किसी ने इसके पीछे कमेंट करके पूछा था कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर कार्यरत परिणामी बलों या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो परिणामी होता है वह उनके अलग अलग उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर EA है, EB है, EC है, ED है, तो इसका परिणामी E बराबर इनके सदिश योग के बराबर होगा। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिणामी उस पर आरोपित अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। तो आप बल के संदर्भ में भी इसे कह सकते हैं। किसी बिंदु पर आरोपित संपूर्ण बल उन पर अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस तरह से अध्यारोपण का सिद्धांत फॉलो करता है। अब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA व EB के सदिश योग के बराबर होगी। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर EA वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB होगा। तो इनके दोनों सदिश योग के बराबर करें तो हम कह सकते हैं वेक्टर E बराबर वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB का क्या अर्थ है कि माने EA की दिशा सहित और EB को भी दिशा सहित यहाँ पर रख दिया जाए तो EA व EB की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। हमने देखा था बिंदु P था, EA की दिशा A से P की ओर थी, अर्थात EA की दिशा A से P की ओर, जबकि EB की दिशा P से A की ओर थी। अतः ये दोनों आपस में क्या थे, एक दूसरे के विपरीत थे। तो विपरीत, अगर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उसका परिणामी क्या होता है, उनका परिणामी उनके अंतरों के बराबर होता है। अतः कैसे आया, हम जानते हैं अगर परिणामी R बराबर, हम जानते हैं क्या होता है, करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कास थीटा होता है। अगर हम किसी बिंदु पर परिणामी ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के नियम से R बराबर करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कास थीटा। अब चूंकि यहाँ पर दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत हैं तो थीटा का मान हम क्या रख सकते हैं, 180 रख सकते हैं। अगर 180 रखते हैं तो यही का समीकरण आपका R बराबर हो जाएगा करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कास 180, और कास 180 का मान क्या होगा, -1 हो जाएगा। और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB को लिख सकते हैं करड़ी में A प्लस B का A माइनस B का होल स्क्वायर, और इसको वर्गमूल को बाहर लाएंगे तो A माइनस B होगा। इसका अर्थ क्या है, अगर किसी बिंदु पर विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं लगी हों तो उनका परिणामी उन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा। तो इस स्थिति में EA तथा EB की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EA माइनस EB होगा। अब इसमें EA तथा EP की दिशाओं का मान चिन्ह सहित रख दिया जाए। EA बराबर क्या है, EA बराबर 1/4 पाई, EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले लें Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो
तो उस स्थिति में यहाँ पर 1/r माइनस एल का स्क्वायर, 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और यहाँ पर 1/r प्लस एल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस स्थिति में यहाँ पर तिर्यक अगर गुणा किया जाए तो r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, इसका एक में गुणा कर दिए, इसका इसमें गुणा कर दिए, बटे r प्लस एल का स्क्वायर इंटू r माइनस एल का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्यों हम EA में से EB को घटाएं, क्यों हम EB में से EO को नहीं घटाएं। अब यहाँ देखते हैं EA बराबर r माइनस एल का स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये दोनों में ही है। तो इसमें EA का मान इसके 20 की दूरी पर वर्ग के निर्भर करेगा। अगर दूरी का मान कम होगा तो परिणामी अधिक आएगा, दूरी का मान अधिक होगा तो परिणामी कम आएगा। यहाँ पर r माइनस एल है, इसके कारण से EA का मान अधिक आएगा, जबकि यहाँ पर r प्लस एल है, इसके कारण से EB का मान कम आएगा। इसी कारण से EA में से EB घटाते हैं। अब EA ज़्यादा है, EB कम है, तो इस कारण से परिणामी भी किस दिशा में होगी, EA की दिशा में होगी। और EA का जो दिशा है वह किधर है, A से P की ओर है, अर्थात बाहर की ओर है। इस कारण से जो EA की दिशा होगी वही दिशा E की मानी जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा तिर्यक गुणा कर चुके हैं। अब तिर्यक गुणा करने के बाद इसका होल वर्क कर दें। r प्लस एल का स्क्वायर बराबर होगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अब इसका भी वर्क करें, r माइनस एल का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर एक r माइनस एल है, अगले में r प्लस एल है, इन दोनों का स्क्वायर है, तो हम पूरे को एक ब्रैकेट में रख कर इसका होल स्क्वायर कर दिए। a माइनस बी a प्लस बी है, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और जो पहले से वर्ग था वह ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया गया कि r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम ब्रैकेट के बाहर का चिन्ह बदलें तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, जिसके कारण से एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, माइनस 2rl प्लस 2rl हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समीकरण E बराबर आपका आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 4rl बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि इसके पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के विषय में अध्ययन किया, P बराबर होता है 2ql के। अगर हम P बराबर 2ql रखें तो यहाँ ऊपर की तरफ Q इंटू 4rl है, तो हम इसी को लिख सकते हैं 2 गुणे 2ql/r। तो 2ql के स्थान पर हम P लिख सकते हैं। अतः हम यहाँ से ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि यह आपका हो जाएगा 2pr के। तो यहाँ पर हमने q गुणे 2l के स्थान पर P रख दिया, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2pr बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसके विषय में अध्ययन करते हैं कि यदि दूरी r का मान l की तुलना में बहुत अधिक हो, यदि r का मान l की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसके वर्ग उससे और भी अधिक हो जाएंगे। तो यदि यहाँ मान लिया जाए कि यदि प्रेक्षण बिंदु की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में बहुत अधिक है, अर्थात r ग्रेटर देन l है, तब r स्क्वायर का मान l स्क्वायर की तुलना में बहुत अधिक होगा। इसलिए हम l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में छोड़ सकते हैं। यदि l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में छोड़ें तो आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर यदि हटा दें
तो इस स्थिति में आर स्क्वायर का स्क्वायर होगा जो कि आर घाते 4 हो जाएगा। अतः ई बराबर 1/4πε0 के 2p r बटे आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कटेगा तो इस स्थिति में ई बराबर 1/4πε0 के 2p बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस स्थिति में आपने यह देखा ई का मान ज्ञात करके हमें क्या प्राप्त हुआ कि ई बराबर 1/4πε0 के 2p बटे आर क्यूब। यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में स्थित है तो के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अतः ई बराबर 1/4πε0, यहाँ एप्सिलॉन रहेगा, ई बराबर 1/4πε0 2p बटे आर क्यूब होगा। इसी को हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 के 2p बटे आर क्यूब, और ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 2p बटे आर क्यूब तब होता है जब वहाँ पर निर्वात या वायु स्थित हो। एक बार हम पुनः इसके विषय में पुनः अध्ययन कर लें। वैद्युत द्विध्रुव मान लिया गया। वैद्युत द्विध्रुव का कंसीडर कैसे किया गया, वैद्युत द्विध्रुव के लिए इसका निगमन कैसे किए। मान लिए एक बिंदु है, एक ए है, बी है, ए पर प्लस क्यू है, बी पर माइनस क्यू है, इसके अक्ष पर कोई एक बिंदु पी है। अब पी पर इसके केंद्र से आर दूरी पर स्थित है। केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर स्थित है। केंद्र ओ से ए के बीच की दूरी यल है, केंद्र ओ से बी के बीच की दूरी यल है। तो सबसे पहले हम ए से पी के बीच की दूरी निकाल लिए, फिर बी से पी के बीच की दूरी निकाल लिए। यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, क्षेत्र की तीव्रता चाहिए थी। ए के कारण बिंदु पी पर क्षेत्र की तीव्रता निकालें, बी के कारण बिंदु पी पर क्षेत्र की तीव्रता निकालें। उसके बाद दोनों तीव्रताओं का अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दें। दोनों तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा। ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अर्थात इनके बीच का कोण 180 अंश है। तो इनका सदिश योग निकालेंगे तो इनका अंतर आएगा, अर्थात ई ए माइनस ई बी आ गया, ई ए माइनस ई बी हुआ। अब ई ए में से ई बी क्यों घटाए, क्योंकि ई ए में जो दूरी थी, ई ए में ए से बिंदु पी के बीच की दूरी कम थी, ई बी में बी से बिंदु पी के बीच की दूरी अधिक थी। इस कारण से ई बी का मान ई ए के मान से कम होगा। अतः ई ए में से ई बी को घटाया गया। दोनों का मान रखकर जो कॉमन था उसको कॉमन ले लिया गया। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL लिए। 2QL का मान रखकर हल किया गया तो E बराबर 1/4πε0 के 2PR बटे R घाते 4 हुआ। R घाते 4 तब आया जब L को हम R की तुलना में बहुत छोटा मानकर छोड़ दिए। अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4πε0 के 2p बटे आर क्यूब होता है। धन्यवाद।